अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे ब्रेक से वापस आ जाएं। लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री ग्रेड 9, कल हमने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया था अबाउट साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उम्मीद है कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ भी आ गया था। आज हमारा ग्रेड 9 का सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। और जो आपका करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आज हम 2 एसएलओस को शुरू करेंगे। खत्म तो नहीं है, दोनों होंगे, लेकिन इसकी डिस्कशन आगे लेके चलेंगे और देखते हैं कि कहां तक हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ए आपको पता है डोमेन का नाम है और क्लास 9, तो क्लास 9 A01 एंड क्लास 9 A02, दीज आर एसएलओ नंबर्स। अब एसएलओ की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ाता हूं। पहला एसएलओ है डिफाइन केमिस्ट्री एज अ स्टडी ऑफ मैटर, its properties, composition and interaction with other matter and energy। यानी कि सादा अल्फाज में बात करूं तो पहला एसएलओ हमें हमसे ये डिमांड करता है कि हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दोनों अगर इस तरफ आ जाएं या थोड़ा नेक्स्ट चेयर पे आ जाएं, ये बेटर रहेगा। जी नेक्स्ट चेयर पे आ जाएं तो मैं आपके साथ इंटरेक्शन जरा बेटर कर सकता हूँ। जी बेटा आप भी आ जाएं जरा। गुड। तो पहला एसएलओ है कि हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। सेकंड एसएलओ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल दैट केमिस्ट्री हैज मेनी सब फील्ड। जैसे आप लोगों ने बायो में, फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स पढ़ा उसकी ब्रांचेस पढ़ी, जैसे बायो पढ़ा उसकी ब्रांचेस पढ़ी। अब हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे और देन उसकी ब्रांचेस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स क्या होता है? एक फील्ड दूसरी फील्ड को कैसे सपोर्ट करेगी। जैसे मैं एक केमिस्ट हूं और फिजिक्स के साइंटिस्ट को मेरी हेल्प चाहिए, तो अगर मैं फिजिक्स की हेल्प करता हूं या फिजिक्स मेरी हेल्प करती है तो ये हमारा डिसिप्लिन एक दूसरे को इंटरलिंक कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी। ठीक है। तो किस तरह केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी? मसलन बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, environmental chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, astrochemistry, ये सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं और देखेंगे किस तरह से एक दूसरे को ये इंटरडिसिप्लिन करती हैं। आखिर में क्या करेंगे? फॉर्मुलेट एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री like analytical chemistry. Question would be how can we accurately determine the chemical composition of a sample। आखिर में वो कह रहा है कि आपने ब्रांचेस तो पढ़ ली, फिर आपने कुछ सवाल ऐसे बनाने हैं, उन सवालों की वजह से आप पहचान सकोगे ब्रांच कौन सी है। मसलन एक उसने एग्जांपल दी है कि हाउ कैन वी एक्यूरेटली डिटरमिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल। अगर हमें कोई सैंपल लाके दे तो हम किस तरह से एक्यूरेटली पता कर सकते हैं कि सैंपल में क्या क्या है। डेफिनेटली एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही ऐसा होता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको और उन क्वेश्चंस की बेस पे आप जज करोगे कि इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच आपको हेल्प करेगी। तो ये तो थे हमारे 2 एसएलओस जिनको हमने डिटेल से आज पढ़ना है। आपको पता है कि हर एसएलओ के अगेंस्ट कोई ना कोई नॉलेज एक्सट्रैक्ट होता है। नॉलेज देखते हैं जी। नॉलेज हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? कि हम केमिस्ट्री को डिफाइन करना सीख जाएं और इंटरेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ने डिसिप्लिन्स कहते हैं, like biochemistry, environmental chemistry, addressing crucial question from drug design to pollution control,
embodying the essence of scientific inquiry from the molecule to global science। यानी कि समझ लो SLO को ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसी में से क्या हमने थ्योरी पढ़नी है उसी को हम नॉलेज कहते हैं। अल्टीमेटली हमारे अंदर जो स्किल डेवलप होगी कि हम क्या कर पाएंगे, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच सब फील्ड, केमिस्ट्री की हर एक सब फील्ड को उसकी इवैल्यूएशन, उसका फायदा क्या है, और फिर सवाल भी कुछ बना पाएंगे, कुछ हाईलाइट कर सकेंगे की फैक्टर्स इंक्वायरीज विद इन ईच ब्रांच। ये हमारे में स्किल डेवलप होगी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। लंबा लेक्चर है, प्रोबेबली इसके 2 पार्ट होंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको जरा फुल स्क्रीन करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे स्लाइड नजर आ रही है, आप विद इन अ मिनट इसको एक दफा रीड कर लें। इसमें क्या लिखा है, साइंटिफिक नॉलेज। जी, साइंटिफिक नॉलेज जिसको हमने कल देखा इज अ वास्ट एंड डाइवर्स फील्ड। साइंटिफिक नॉलेज क्या है, एक वास्ट और डाइवर्स यानी बड़ी फील्ड है, दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द कंप्लेक्सिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज ऐसा इल्म है जिससे हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं कि ये दुनिया काम कैसे करती है। अगर इसमें पौधे उगते हैं तो कैसे उगते हैं, अगर पौधे या फूल मर जाते हैं तो वो कैसे, अगर इंसान को बीमारी होती है तो उसका इलाज कैसा है। तो जितनी भी नेचुरल वर्ल्ड्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो तमाम की तमाम चेंजेस हम साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू हासिल करते हैं। अब ये साइंटिफिक नॉलेज डिवाइड है, मैनी ब्रांचेस इंक्लूड बायोलॉजी। अब कुछ साइंटिफिक नॉलेज आप कहां पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ोगे, कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे और कुछ केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एंड ईच फोकसिंग ऑन द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो दरअसल मैटर का तो पता है आपको, हर वो चीज जो इस दुनिया में है जिसका वजन है, मैस है, वो मैटर है, और एनर्जी 2 डिफरेंट चीजें हैं। तो बेसिकली आपने साइंटिफिक नॉलेज में मैटर, एनर्जी, एवरीथिंग अराउंड अस उसको ही डिस्कस करना है ना। तो उसका कुछ पार्ट हम बायो में, कुछ फिजिक्स में और कुछ केमिस्ट्री में, हम अपने हिस्से का नॉलेज किसमें सीखेंगे, केमिस्ट्री में सीखेंगे। तो दिस इज हाउ साइंटिफिक नॉलेज आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब चूंकि हमने फोकस सिर्फ किस पे करना है, शाबाश, हमारा फोकस केमिस्ट्री के ऊपर है। तो पहला SLO हमारा क्या था, केमिस्ट्री को डिफाइन करना था। जी, अगेन इसको फुल स्क्रीन करें, बच्चे एक दफा स्लाइड को पढ़ लें। जी स्टूडेंट्स, एक दफा आप इस स्लाइड को भी पढ़ लें, बड़ी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। जी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज द पर्टिकुलर, खास तौर पे केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैटर। तो बेसिकली केमिस्ट्री में आपको किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, मैटर के बारे में, दैट मेक्स अप एवरीथिंग अराउंड अस। हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, डेफिनेटली आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, वो सारे का सारा मैटर है। फ्रॉम क्लोथ वी वियर, कपड़े जो हमने पहने हैं, फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं, एंड द एयर वी ब्रीथ, सांस जो हम लेते हैं, ये सब कुछ मैटर है। इट कवर एवरीथिंग, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एटम्स, molecules, chemical reactions and the properties of matter। तो बेसिकली केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मैं यहां पे कुछ कीवर्ड्स मेंशन कर देता हूं। मैटर के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मैटर के बारे में, नंबर 1 मैटर की कॉम्पोजिशन। डेफिनेटली कॉम्पोजिशन से मुराद इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या है, ये सब कुछ कॉम्पोजिशन कहलाता है। आप डेफिनेटली मैटर की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। और देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर नजर कैसा आता है, कोई चीज गैस है, सॉलिड है, तो क्यों गैस है, क्यों सॉलिड है। तो दिस इज हाउ केमिस्ट्री कैन एक्सप्लेन मैटर। अच्छा, फिजिक्स में आप इसी मैटर को एनर्जी से रिलेट कर देंगे, बायो में आप लिविंग थिंग्स पे आ जाएंगे। तो केमिस्ट्री स्पेसिफिकली क्या करेगी,
उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि केमिस्ट्री पर्टिकुलरली आपको मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेगी। डेफिनेटली कंपोजिशन में जब मैंने इंटरेक्शन का वर्ड लिख दिया तो केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरेक्शन के अंदर कवर हो जाती हैं। तो मैटर किस चीज का बना है, जिन चीजों से मिलकर बना है वो एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी आपस में क्या फिजिकल इंटरेक्शन है, क्या केमिकल इंटरेक्शन है, ये सब कुछ पढ़ना केमिस्ट्री है। यहां तक का कोई क्वेश्चन है बच्चों, आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां तक जी मैसेज खोलें जरा, ताकि बच्चों के साथ साथ मैसेजेस भी देखें। जी क्लियर है सब कुछ, गुड, वेरी गुड। आगे मूव कर, एक एसएलओ हमारा हो चुका है, पहला एसएलओ हो चुका है। अगर आप दोबारा जाके देखें तो एसएलओ क्या था जी, पहला एसएलओ देखें, डिफाइन केमिस्ट्री एज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। तो ये हमने पहले एसएलओ को क्लियर कर लिया है। अब हम अपनी बाकी की डिस्कशन सेकंड एसएलओ को कवर करने के लिए करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री की फील्ड्स को पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो chemistry is an interdisciplinary field that connect various area of knowledge including biophysics and geology. It acts like a bridge allowing us to understand complex phenomena like how atoms stick together to form material and what makes rock and minerals unique. तो बेसिकली केमिस्ट्री कोई एक इंडिस्पेंसिबल चीज नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, काफी चीजें इसमें लिंक है। अभी हम आगे यही देखेंगे। मसलन अब ये केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ोगे, एस्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ोगे, ये सारी फील्ड्स आपस में लिंक हैं। With so much to learn, chemistry has many subfields, each focusing on specific area of research. हर फील्ड में अलग अलग रिसर्च की जाएगी। तो वन बाय वन हम फील्ड्स को शुरू करते हैं। असल में टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है जी। केमिस्ट्री की पहली ब्रांच, सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो, सबसे जिसका जो लेंथी कंटेंट होता है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है आपको? एक ग्लास में आइस है, देन आइस मेल्ट होके किसमें चेंज हो रही है? आहिस्ता आहिस्ता वाटर में चेंज हो रही है। यहां पर कंप्लीटली वाटर में चेंज हो चुकी है। अगर फर्दर ये प्रोसेस चलता रहा तो अल्टीमेटली ये वाटर किसमें चेंज हो जाएगा? गैस में, यानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या महसूस किया? बेसिकली आपके पास जो मैटर है उस मैटर की शक्ल में तब्दीली आ रही है। अब शक्ल में तब्दीली, रंग में तब्दीली, फिजिकली जो आप देख सकते हैं उसमें अगर आप चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो मैटर की फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस को पढ़ाती है या सिखाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन, मतलब ये किस किस से मिलकर बना था, इसमें क्या क्या है, पता चला तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सॉलिड है, क्यों सॉलिड है, ये बड़ी क्लासों में अभी आगे जाके पढ़ोगे। डेफिनेटली किस में पढ़ोगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अच्छा, फिर ये सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज हुआ, लिक्विड से फर्दर गैस में कैसे चेंज होगा, ये फिजिकल चेंजेस कैसे आए, तो ये सारी की सारी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम, यानी प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे और साथ में इसमें तब्दीलियों को भी पढ़ोगे। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आपको यह पढ़ाया जाएगा उसका नाम क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, कुछ सवाल करता हूं आपसे। मिसाल के तौर पे आप लोग शायद सल्फर को आपने नाम सुना होगा, पटाखों में डलती है सल्फर, येलो कलर की होती है, दिस इज सल्फर। तो बताइए बेटा, सल्फर का कलर येलो है, क्यों येलो कलर है सल्फर का? अगर आपको यह सीखना है तो आप केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच को पढ़ोगे? फिजिकल को।
क्यों? क्योंकि आप फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ रहे हो। अब सल्फर को मैं हीट करता हूं, हीट करने पे ये सल्फर मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऐसा क्या हुआ जिससे ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया? अगेन केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच ये डील करेगी? फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने बोला ये एक वास्ट ब्रांच है, बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर कुछ और एरियाज भी आते हैं, यानी एक मेन एरिया है इसका, मेन ब्रांच तो फिजिकल है, लेकिन उस फिजिकल के अंदर छोटी छोटी और ब्रांचेस भी हैं। मसलन थर्मोडायनेमिक्स क्या करेगी? ये एग्जामिन एनर्जी ट्रांसफर इन अ केमिकल सिस्टम। तो बेसिकली एक केमिकल सिस्टम जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के नतीजे में कुछ हीट निकल रही है। समटाइम ऐसा होता है कि हीट एब्जॉर्ब भी होती है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ये देखती है कि रिएक्शन से हीट कब निकलेगी या रिएक्शन में हीट कब जाएगी, हम उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते किसके अंडर हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर ही पढ़ते हैं। मसलन अभी आपने बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघलाने के लिए आपको पता है हीट करना पड़ेगा उसको, फिर फर्दर लिक्विड से उसको गैस में चेंज करना, हीट करना पड़ेगा उसको। अब हीट अंदर जाके बर्फ में ऐसा क्या करती है कि वो लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड के अंदर हीट जाके ऐसा क्या करती है कि वो गैस में चेंज होता है। अब ये हीट की एंट्री और उससे फिजिकल स्टेट में चेंज आना, डेफिनेटली आप ये थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ोगे। आगे चलते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में क्या करते हैं जी? क्वांटम का वर्ड नया है आपके लिए, सिंपल मैं आपको बता दूं, क्वांटम इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन एटम एंड मॉलिक्यूल। एक एटम के अंदर, आपको स्ट्रक्चर तो पता है एटम का, कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है एटम के अंदर, उस बिहेवियर को क्वांटम बिहेवियर कहते हैं। तो ये भी बेसिकली किसके अंदर पढ़ा जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। अब सर कैसे? देखें, अभी आपने पढ़ा कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसको पढ़ते हैं? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है? कि चीजें बनी किससे हुई हैं, उसमें क्या क्या है। जाहिर सी बात है उसके अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब फर्दर एटम की भी कॉम्पोजिशन होती है कि एटम मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर शेल्स, शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एडवांस लेवल पे कंपोजिशन पढ़ी जाए तो फिर हमें एटम्स की कंपोजिशन भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि मैटर किसका बना होता है? एटम्स का। अगर आपने मैटर की कंपोजिशन पढ़नी है तो फिर एटम्स की भी पढ़नी है। अगर आपने एटम्स की कंपोजिशन पढ़नी है तो फिर उसके अंदर क्या है उसको भी पढ़ना है। और अगर आपने उसके अंदर जाना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का रवैया क्या है। और इलेक्ट्रॉन का रवैया ही तो बेसिकली क्या कहलाता है? क्वांटम केमिस्ट्री। केमिकल कैनेटिक्स, कैनेटिक्स बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर मैं भागता हूं यहां पे तो ये मेरी कैनेटिक्स है। फिजिक्स में आप जानते हैं, यू ऑल नो दैट, कि अगर मैं हीट करूंगा किसी चीज को, तो छोटी क्लासों में आपने पार्टिकल थ्योरी पढ़ी हुई है। उस पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक जब किसी चीज को हीट करते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और जैसे जैसे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने पे उनकी स्पीड में इजाफा होता है, मूवमेंट में इजाफा होता है। तो इस तरह के फिनोमिना को पढ़ना। अच्छा, फिर उस मूवमेंट की वजह से रिएक्शन के अंदर क्या स्पीड में फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ हम केमिकल कैनेटिक्स। देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हिसाब किताब, कितने मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड थी, कितने मॉलिक्यूल पीछे रह गए, कितने मॉलिक्यूल आगे चले गए, ये सब कुछ पढ़ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। बहरहाल ये सब कुछ किस मेन फील्ड के अंदर कवर होता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। जी डियर स्टूडेंट्स, जहां तक कोई क्वेश्चन है वो पहले पूछें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली हम इस एसएलओ के एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मकसद था कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है उसको समझना। दो कीवर्ड्स हैं कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना, दिस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक का वर्ड पहले भी आपने सुना है, ऑर्गेनिक का वर्ड पहले भी आपने सुना है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से निकला है, और ऑर्गेनिजम्स मीन लाइफ। जिंदा चीज को, जो जिंदा चीजें हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं।
तो आसान लफ्जों में बताऊं तो किसी दौर में यह समझा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन केमिकल्स को पढ़ते हैं जो किसी जिंदा चीज से मिलते हैं। मैं अगर आसान लफ्जों में बताऊं, छोटे लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे दूध, डेफिनेटली आपको कहां से मिलेगा? आपको बकरी से मिल सकता है, गॉट जो है वो मिल्क, उसके अलावा बफलो जो है, आप सब जानते हैं। तो मिल्क, अगर मैं मिल्क मिल्क भी डेफिनेटली एक फूड है, और अगर मैं ये पढ़ता हूं मिल्क किससे बना हुआ है, तो डेफिनेटली ये फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। किसी दौर में ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक चीजों से, जिंदा चीजों से मिलने वाली चीजों को पढ़ना ऑर्गेनिक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं जो बैठे हुए बच्चे हैं, जो मेडिसिन हैं, क्या ये जो मेडिसिन हम खाते हैं स्टोर से मिलती हैं? जी, जो जूम पे बच्चे हैं वो भी इस चीज का जवाब दें। क्या वो किसी जिंदा चीज से हम हासिल करते हैं कि लेबोरेटरी में तैयार करते हैं? उसको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। तो जी, क्योंकि वो लेबोरेटरी में तैयार होती हैं, तो अब उसका स्ट्रक्चर हमने अंदर से देखा तो वो वैसा ही है जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। क्योंकि बहुत देर पहले ख्याल किया जाता था, आप आगे 10वीं में जाके इस चीज को डिटेल से पढ़ोगे, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार ही नहीं किया जा सकता। तो ये पुराने दौर से चूंकि डेफिनेशन चल रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आ रहा है। तो अब नई डेफिनेशन क्या है, मैं उसको समझाता हूं। नई डेफिनेशन के मुताबिक हर वो कंपाउंड जो मुश्तमिल है कार्बन 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 की एक चेन पर और उसके साथ अटैच है हाइड्रोजन, तो दीज आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन पे मुश्तमिल हैं, उन पे हाइड्रोजन मौजूद है, या ऐसे तमाम कंपाउंड जो इनसे बनेंगे, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल देता हूं, कोई और चीज लगा देता हूं, तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन इसका सोर्स क्या है? ये वाला मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब डेफिनेशन क्या बन गई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसिंग ऑन कोवलेंट कंपाउंड्स। बेसिकली ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाला कोई और नया कंपाउंड जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होगा, अदर देन कोई एक आधा चेंज भी हो सकता है, नॉन एज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसे कहते हैं? ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने इसका एक रिएक्शन करवाया किसी चीज के साथ, रिएक्शन के बाद एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, तो ये जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, ये पहले वाले का क्या है? डेरिवेटिव है। तो आसान लफ्जों में बताऊं कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन पे मुश्तमिल है और उनमें हाइड्रोजन है, प्लस उनमें कोवलेंट बॉन्ड है, और इस तरह के कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक ही होंगे, इनको पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले समझा जाता था कि ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी लिविंग थिंग से मिलेंगे, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज हम इसको लैब में भी क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, इस फिगर के अंदर आपको गैसोलीन, जिसको हमारी मुल्क में पेट्रोल भी बोला जाता है, वो नजर आ रहा है। इसको फुल स्क्रीन करें। अब ये पेट्रोल जो है, अगर आप थोड़ा सा अपने घर में किसी बड़े से पूछें, तो दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। सर ये फॉसिल, फॉसिल के फॉसिल आपको पता है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, लिविंग थिंग्स की जो रिमेनिंग चीजें होती हैं जो जमीन में से मिलते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। तो एक थ्योरी है कि बहुत देर पहले अरब कंट्रीज के अंदर जब अल्लाह का अजाब आता था, तो लोग वहां दफन हो जाते थे। लोगों के साथ वहां पे जितनी भी चीजें होती थी, बस्तियां, वो सारी की सारी दफन हो जाती थी। और दफन होने के बाद कुछ नीचे नेचुरल प्रोसेस हुआ, जिसके बाद वो फॉसल, और फॉसल के बाद एक फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो अब उस फ्यूल को जमीन से निकालते हैं, और उस फ्यूल में से फिर डीजल अलग करते हैं, उसमें से पेट्रोल अलग करते हैं, उसमें से कैरोसिन मट्टी का तेल अलग करते हैं, और बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। अब उन तमाम चीजों का अगर सोर्स देखा जाए तो फॉसल फ्यूल है, और फॉसल फ्यूल का सोर्स क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो बेसिकली आज हमें जो पेट्रोल मिला है, इसका मेन सोर्स क्या है? लिविंग थिंग्स। और इस पेट्रोल की कंपोजिशन मैंने आपके सामने रखी, कार्बन 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 कार्बन। सो इस पेट्रोल के बारे में पढ़ना भी केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में आएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा।
जी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछें। जी ओके, नो सर, क्लियर है सब कुछ, गुड, क्लियर है। तो आगे मूव करते हैं। एक दफा जस्ट मैं एक इसको रिकॉल कर दूं, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनकी कंपोजिशन में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और उनकी लिंक या तो वो लेबोरेटरी में तैयार होंगे या वो किसी लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट किए होंगे, ऐसे तमाम कंपाउंड्स को पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्दर मूव करते हैं फर्दर रीडिंग के अंदर। मसलन ये आप ड्रग्स देख रहे हैं, मेडिसिन देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं पौधों को स्प्रे किया जा रहा है। इसी तरह से आप ये प्लास्टिक शीट देख रहे हैं। इस तरह से आप ये जितनी भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी मरीज के सेहत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मैक्सिमम ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, अब ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मसलन CH3, CH3 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेन। अब मैं काम करता हूं कि मैं यहां से एक H को निकाल के OH लगाता हूं। परेशान नहीं होना आपने, ये आपके SLO का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। अब मैं फौरन कहूंगा कि ये वाला जो ग्रुप है ये अल्केन है। अल्केन के पहले मेंबर का नाम मिथेन और दूसरे का इथेन है। ये आप सीखोगे आगे जाके। अल्केन समझ लो एक फैमिली का नाम है और उस फैमिली के मेंबर होते हैं। एक कार्बन होता है उसमें, फिर 2 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। अब मुझे कैसे पता चला अल्केन है? ये सिंगल बॉन्ड जहां पर होगा वो अल्केन है, तो यहां सिंगल बॉन्ड क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल एक फैमिली का नाम है और उस फैमिली में इस मेंबर का नाम है इथाइल अल्कोहल। अगेन आपने परेशान नहीं होना, इसको याद नहीं करना, समझा रहा हूं। अब मुझे कैसे पता चला अल्कोहल है? इस OH की वजह से। मैं इसका नेक्स्ट मेंबर बनाता हूं, CH3, CH2, CH2OH। इसमें और इसमें कार्बन का फर्क है, ये भी अल्कोहल है क्योंकि इसमें क्या है? OH। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिकली वो ग्रुप जिससे मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान हो कि ये किस कैटेगरी का है, उस ग्रुप का नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोकार्बन्स को डील करते हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डील करते हो, डाइवर्स मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। इट हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल, दवाइयों में, एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर के लिए जो केमिकल्स हैं, पॉलीमर्स, अभी आगे जाके पढ़ोगे आप पॉलीमर्स किन्हें कहते हैं, एंड मटेरियल साइंसेस एंड मेडिसिन एंड हेल्थ। फर्दर मैंने थोड़ा सा फर्दर रीडिंग में आपको बताया ताकि आप थोड़ा सा अपने आसपास जब देखो। चले मैं सवाल करता हूं आपसे। अब आप अपने घर पे, आज का ये टास्क है, आपने अपने घर में डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करना है और ये फैसला करना है कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं। अगर आप किसी चीज को आग लगाएं, एहतियात से आपने अब हर चीज को आग नहीं लगानी, अगर आप किसी चीज को आग लगाएं और उसको लग जाए आग, ऑर्गेनिक है। अगर आप किसी चीज को आग लगाएं और आग लगने में टाइम लगे, फौरन आग ना लगे उसको, जैसे लोहा, अब लोहे को आप आग के नीचे रखें, उसको आग पकड़ेगी नहीं, आग लगेगी लेकिन आग पकड़ेगी नहीं। आग लगना और कुछ और चीज है, आग को पकड़ना कुछ और चीज है। मतलब आग को पकड़ने का मतलब है वो आग जैसे कपड़ा है तो वो आग पकड़ता है और आग को बढ़ाता है। तो ऐसी तमाम चीजें जो आग को पकड़े और आग लगे, ज्यादा लगे, वो ऑर्गेनिक होंगी। क्योंकि आग लगाने में मेन चीज क्या है जी? जहां जिस चीज में कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो वो आग लगने में मदद करेगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसी चीजें जिसको आग लगने में टाइम लगे, हीट होने में टाइम लगे, वो सारी की सारी क्या है? इनऑर्गेनिक। चलें, अब आप अपने घर में देखिएगा ऑयल, किचन में जो ऑयल पड़ा है। जी बेटा आप लोग बैठे हैं, बताइए, ऑयल को आग में डालो क्या होगा? आग बढ़ेगी या कम होगी? आग बढ़ेगी। तो आग चूंकि बढ़ेगी तो ऑयल या घी को मैं क्या कंसिडर करूंगा? ऑर्गेनिक। नमक को मैं आग में डालूंगा तो क्या आग बढ़ेगी? जी, नमक को आग लगेगी नहीं, तो नमक क्या होगा? इनऑर्गेनिक।
ठीक है, इस तरह अपने घर में ये कैटेगराइज करना है कौन ऑर्गेनिक है और कौन इनऑर्गेनिक है। अब आते हैं आगे पॉलीमर केमिस्ट्री। जी, आई गेस के 6:20 पे लेक्चर ओवर होना, 6:20 पे 4 मिनट रह गए हैं। अभी तक जितनी हमने फील्ड्स पढ़ी हैं यहां तक ही रहते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन है यहां तक आप पहले करें, फिर इंशाल्लाह CSL को आगे लेके चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, जी चलें, आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। जी डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि घर के अंदर जितनी भी कपड़े पहनने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम पहनते हैं अपने जिस्म को छुपाने के लिए, जैकेट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, मैं मिसाल देता हूं जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, क्या लगता है आपको ये कपड़े किस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में? जी यहां बैठे हुए बच्चों ने तो जवाब दिया जी, हाथ खड़ा किया जी मुराद ने, मिस्टर जी डेफिनेटली लिख के जवाब दिया, काफी बच्चों ने ऑर्गेनिक है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बाइक, बाइक में जो पेट्रोल है वो तो ऑर्गेनिक है, लेकिन बाइक की जो जितनी भी मेटालिक बॉडी है वो सारी की सारी आपको क्या लगता है ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? गुड, इनऑर्गेनिक। बड़ा आसान सा फैसला, उसको आग इतनी जल्दी लगती नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हम जो पानी पीते हैं, पानी H2O, पता चल गया H2O नो कार्बन, तो इसका मतलब ये क्या है इनऑर्गेनिक, ये क्या है इनऑर्गेनिक। अच्छा बेटा एक और चीज, H2CO3 ये क्या है? जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये दोनों मिलते हैं तो ये बनता है H2CO2, तो था एक ओ ये भी हो गया, तो टोटल क्या हो गया H2CO3। बताइए बेटा यहां बैठे हुए बच्चे या जूम पे जो है, क्या ये H2CO3 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? जी हाँ जी शाबाश, टाइप करके बताएं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अगर तो आप इसको ऑर्गेनिक कहेंगे तो गलत है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अब आप कहें सर कैसे? नंबर वन, इसको आग नहीं लग सकती, आप बोतल को आग लगा के देखें उसको आग नहीं लगती, तो यहीं से पता चल गया ये इनऑर्गेनिक है। सर कार्बन तो है इसमें, बिल्कुल है कार्बन। अगर मैं कार्बन का इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊं H2CO3 का, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इस तरह का। सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, दिस वन। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करता, इसलिए भी ये ऑर्गेनिक नहीं है। मैंने जो आपको पहचान बताई है वो सबसे आसान है कि आग लगने वाली चीज ऑर्गेनिक और ना लगने वाली को हम क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक। बट सर इट डजंट हैव, जी क्या बच्चे का सवाल था? डजंट हैव हाइड्रोजन कार्बन, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कोई कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, ये बिल्कुल। एक और बच्चे ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कार्बन, इसको फुल स्क्रीन करें जरा, इसमें किसी किस्म का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नजर आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जैसे कि आपने प्रीवियसली जो मैंने दिखाया उसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नजर आ रहा था, तो ये भी एक शर्त है ऑर्गेनिक होने के लिए। तो इससे पता चलता है कि H2CO3 यानी जो बोतल में जो सोडा होता है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो क्या है इनऑर्गेनिक है। आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है, कल इंशाल्लाह इसी को आगे लेकर चलेंगे। मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।